अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर निशानियका फसल्लि लिरब्बिका वन्हर निशानियका हुवल अब्तर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली ने कहा कि आई एम सर्वेंट ऑफ होली प्रॉफिट। हज़रत अली ने कहा नजुल बलागा में कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। तो हज़रत अली को फ़ख्र था कि वह रसूल पाक के ग़ुलामों में से थे और रसूल पाक उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और उनको इल्म का दरवाज़ा कहा। हज़रत अली कह फरमाते हैं कि डोंट ईट सच दैट योर स्टमक बिकम फुल। इतना मत खाना कभी कि पेट भर जाए। rather always leave the place of one bread। एक रोटी की जगह होनी चाहिए तुम्हारे पेट में, ये ज़रूरी है। तो अक्सर लोग भर के खा लेते हैं, तो उनके लिए ये है। और साइंस आज प्रूफ करती है कि अगर आप कम खाएं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और हज़रत अली ने भी यही फरमाया था कि तुम अगर कम खाओगे तो तुम फिट रहोगे। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 में आया, ठीक है ना। जाहिर मुशर्रफ साहब का पीरियड था तो ऑर्डिनेंस ही आएगा। सदर साहब ने ऑर्डिनेंस जारी किया और आपको मालूम है जो सदर ऑर्डिनेंस बनाता है उसकी लाइफ हमेशा 120 दिन की होती है, लेकिन आपके आइन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो 270 उसके जो आर्टिकल है यानी सेक्शन कह लें आप लोग, वो इसमें इसकी इजाज़त देता है कि पार्लियामेंट को कि अगर वो इसको अडॉप्ट कर ले तो वो परमानेंट हो जाता है। इसलिए ये ऑर्डिनेंस जो है परमानेंट हो गया है। 120 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। आज हम 2021 में हैं, ये 2002 का है, 19 साल हो गए। इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान COP कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इसकी इजाज़त देता है कि ऑर्डिनेंस अगर को पेश किया जाए पार्लियामेंट के सामने और वो आर्टिकल 270 के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आप लोग कभी, वैसे तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे, अगर लॉ करते तो पढ़ते, लेकिन आप यहाँ नहीं है, ICA में CA के अंदर तो नहीं है, CSS के अंदर है। तो अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसमें पढ़ेंगे 270 सेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो ये इजाज़त देता है। इसलिए ये अभी परमानेंट लॉ बन गया है ये, ठीक है ना। अगर पार्लियामेंट एक्सेप्ट नहीं करती तो ये रिजेक्ट हो जाता, ख़त्म हो जाता, लेकिन उन्होंने कर लिया। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 जो है, जो मुशर्रफ साहब ने बनाया, वो ये डेलीगेट करता है पावर्स, ये पावर्स देता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी PPRA। ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, इदारे का नाम है। अच्छा, इसके वजह बता, इस कानून का नाम भी क्या है, PPRAO, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002। इसको मैं बोलूँगा PPRAO, ये तो लॉ का नाम है, लेकिन इदारे का नाम क्या है, जो इदारा बनाया उसका नाम है PPRA, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इदारा है। इस लॉ ने 2002 के लॉ ने एक इदारा बनाया जिसका नाम है PPRA, और लॉ का नाम क्या है याद रखिएगा, पेपरा, PPRAO 2002, ये पूरे लॉ का नाम है सही, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002, ये कानून का नाम है, इतना लंबा चौड़ा। और इदारा जो बनाया, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इस लॉ ने, उसका नाम है छोटा PPRA, ठीक है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्लियर है? यानी ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, किसी के किसी बाकायदा गवर्नमेंट के अंडर में ये नहीं आता, ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ठीक है। इसको कानून के जरिए बनाया गया है इस इदारे को, जिसका नाम है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो है ये कानून के तहत ये इदारा बना है। ठीक है, किस कानून के तहत बना है,
पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002, ठीक है। अच्छा, इस लॉ ने इस इदारे को ये पावर दी कि ये रूल्स बना सकता है। सही, रूल्स बनाने के इख्तियार दे दिए जाते हैं, ठीक है। इस कानून ने इसको इजाजत दी है, ठीक है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुई है क्योंकि इजाजत दी है कानून ने। देखिए, लॉ बनाना तो हुकुम जो पार्लियामेंट का काम होता है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए इदारे बना दिए जाते हैं। उनसे कहा जाता है आप खुद बना लो यार, रूल्स आप खुद बना लो, ठीक है ना। तो ये लॉ का नाम क्या है, फिर मैं बोलूंगा PPRA ऑर्डिनेंस 2002। इस लॉ ने कि अगर आप उसकी इस लॉ का जो सेक्शन 26 है वो इस इदारे को, PPRA इदारे को ये पावर देता है कि वो रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स बना दे। तो इस इदारे ने 2 साल के बाद, यानी तो 2002 में आ गया था, लेकिन 2 साल के बाद रूल्स बनाए। ये इदारा ऑटोनोमस बॉडी है, या फिर मैंने समझाया PPRA ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। PPRA ऑर्डिनेंस जो है वो 2002 ये लॉ है, और PPRA 2004 जो है सिर्फ ये बोले तो ये रूल्स है, ठीक है। 2004 रूल है, 2002 कानून है, और PPRA सिर्फ PPRA का मतलब क्या है, इदारा। फिर याद करें, PPRA का मतलब है इदारा, PPRA ऑर्डिनेंस 2002 का मतलब है कानून, और PPRA 2004 का मतलब है रूल्स। अब आप कहेंगे रूल्स में और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है। रूल्स में बाकायदा तरीक़ाकार होता है, ऑर्डिनेंस में बहुत डिटेल नहीं होता, कानून इतनी बहुत ज़्यादा डिटेल उसमें नहीं होती, और रूल्स में आपको डिटेल मिल जाती है, ठीक है ना, क्लियर है। और रूल्स को इदारे बनाते हैं, ऑर्डिनेंस हमेशा पार्लियामेंट बनाती है। समझ में आया। पार्लियामेंट माने अपर हाउस, लोअर हाउस। अब PPRA ऑर्डिनेंस 2002 ने इंडाउन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी किसको, क्या नाम है, RA यानी उस इदारे को, कि वो क्या करे, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स बनाए। किसके लिए बनाए, पब्लिक प्रोक्योरमेंट। यानी पब्लिक प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है कि हर वो इदारा जो गवर्नमेंट का इदारा है उसे कहते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट। पब्लिक इदारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट के इदारे हैं, जैसे ICMA, इसमें गवर्नमेंट का इदारा है। CA गवर्नमेंट का इदारा है, क्योंकि ज़रूरत है एक तरह से गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। तमाम ये जो फेडरल यूनिवर्सिटी है ये भी गवर्नमेंट का इदारा है। ये आपका ले लें स्टेट बैंक, ये भी गवर्नमेंट का इदारा है। आपका डाउ हॉस्पिटल गवर्नमेंट का है, ठीक है ना। ये जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं इनके लिए लॉ बनाए, ठीक है। तो ये रूल्स बनाए। इस कानून ने क्या कहा, कानून ने क्या कहा कि कानून ने सबसे पहले काम किया कि एक इदारा बना दिया, इसका नाम है PPRA। कानून ने एक इदारा बना दिया, बन गया इदारा। अब इस इदारे का काम क्या है कि रूल्स बनाए, प्रोसीजर्स बनाए, किसके लिए, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं। जैसे पाकिस्तान टेलीविजन है, गवर्नमेंट का टेलीविजन है, लेकिन ARY TV गवर्नमेंट का नहीं है, तो इसलिए उसके लिए लॉ नहीं है, ठीक है। तो अब क्यों ऐसा किया, पहले सवाल होता है। तो इसलिए किया, देखिए, जब इदारा बनता है ना, इदारे में परचेजेस होती है, एसेट खरीदे जाते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, कैश इदारे से निकलता है। आप खुद सोचें कि गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आता है, टैक्स से आता है, आवाम का टैक्स होता है, आवाम के पैसों से गवर्नमेंट चल रही होती है, नंबर 1। अब वहाँ पे उस इदारे में अगर लोग बैठ के खाना पीना शुरू कर दें, लुटाना शुरू कर दें, तो गवर्नमेंट काम कैसे करेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये लॉ बनाया। अब जो मैं मिसाल के तौर पर अपनी मिसाल देता हूँ, मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हमें अगर मिसाल के तौर पे क्लासरूम के लिए चेयर्स खरीदनी है, तो उसके लिए एक तरीक़ाकार है। ये नहीं कि हम गए और हमने ख़रीद ली, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह हमें गवर्नमेंट के अपने यूनिवर्सिटी के लिए एक 5 कमरे बनाने, क्लासरूम बनाने, तो हमें ठेके पे काम देना पड़ेगा। तो अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते, उसके रूल्स हैं, उसके हिसाब से देना होगा। क्योंकि गवर्नमेंट का इदारा है, तो इसको इस रूल्स जो बनाए गए हैं, किसने बनाए हैं रूल्स,
PPRA ने इदारे ने बनाए, समझ में आए। अब ऑर्डिनेंस आया जो गवर्नमेंट ने बनाया, जो कि नाम है 2002 का, ठीक है, यानी पार्लियामेंट ने ऑर्डिनेंस बनाया। उस ऑर्डिनेंस के बाद एक इदारा बन गया जिसका नाम है पेपरा। इदारे का नाम पेपरा है, PPRA, ठीक है। इदारे को मैं पेपरा बोलूंगा, पेपरा बन गया। अब इस इदारे ने क्या किया, जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं पाकिस्तान में उनके लिए रूल्स बना दिए। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अब उससे रूल्स के वो पाबंद हो गए। क्लियर, फिर सुनने, रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1 क्या किया, पेपरा ने रूल्स बनाए। और पेपरा को किसने बनाया, ऑर्डिनेंस ने बनाया, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस को किसने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया। पार्लियामेंट क्या है, अपर हाउस और लोअर हाउस है, ठीक है ना। अपर हाउस और लोअर हाउस ने ऑर्डिनेंस बना दिया 2002 में, आप कह सकते हैं। अभी क्योंकि सिर्फ क्या अपर हाउस लोअर हाउस के नाम कहेंगे, तो ऑर्डिनेंस से सदर ने बनाया, ठीक है। अब तो पार्लियामेंट ने इसे अप्रूव कर दिया ना, तभी समझिए पार्लियामेंट ने बना दिया इसको, ठीक है ना। तो बनाया सदर ने था, अप्रूव कर दिया पार्लियामेंट ने, तो बात ये हो गई, पार्लियामेंट ने मान लिया इसको। तो ये 2002 में जो लॉ बना, इसने एक इदारा बनाया PPRA। उस इदारे ने जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं पाकिस्तान में उसके लिए रूल्स बनाया परचेजेस का, कि परचेजेस करते वक्त आप बड़ा ख्याल रखेंगे। वरना क्या होता, मैं एक इदारे का, सपोज करो मैं एक गवर्नमेंट के इदारे का चीफ बनूंगा, तो मैं पहले क्या करूंगा, अपने लिए एक अच्छी सी गाड़ी निकलवाऊंगा, अच्छा सा मोबाइल, अच्छा सा लैपटॉप, अच्छा सा एक बंगला और बेहतरीन नौकर उसके अंदर रखूंगा, और रोजाना मेरे घर का खाना पीना सब होटलों से आएगा, ठीक है। अपने लिए क्या नाम है, अपने जो काम है, क्या मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी का ठेके का काम है, मैं अपने भाई को दूंगा कि वो करो, तुम करो, और उससे कहूंगा, वो कहेगा कितने में करोगे, वो कहेगा भाई 2 करोड़ में, नहीं ये 3 करोड़ में करो, ऐश करो, ये सब करना शुरू कर दूंगा। तो इसलिए सारा पैसा यूनिवर्सिटी का खत्म हो जाएगा। तो इसलिए लॉ बनाए गए कि अब क्या है, अगर मैं किसी इदारे का, गवर्नमेंट के इदारे का हेड बनूंगा, तो मैं रूल्स देखूंगा कि पेपरा ने क्या रूल्स बनाए हैं, उस हिसाब से काम करूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गया। तो क्या है, प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट, यानी जो भी पब्लिक से बता दिए, गवर्नमेंट के इदारे जो भी परचेजेस करेंगे, प्रोक्योरमेंट माने परचेजेस, ठीक है। PSO माने पब्लिक सेक्टर की जो इदारे, ठीक है। और इसमें क्या है, और इसके अंदर ये है कि इस लॉ में क्या नाम है, मॉनिटरिंग का भी प्रोसीजर बताया है कि ना सिर्फ खर्चा करते वक्त बल्कि मॉनिटरिंग भी किस तरह से होगी इसकी। तो ये भी मैं हेड हूँ अगर किसी यूनिवर्सिटी का, तो मुझे ये पता हो, या किसी गवर्नमेंट इदारे का हेड हूँ तो मुझे ये पता हो, ठीक है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है, PIA है, सही है, गवर्नमेंट के इदारे हैं। स्टील मिल्स है, गवर्नमेंट का इदारा है। तो ये परचेजेस कैसे करेंगी, और परचेजेस के बाद ये अपने आप को मॉनिटर कैसे करेंगे कि ये काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। परचेजेस का काम है, फोकस परचेजेस पे, ठीक है। इसके एम क्या है, इसके एम है GMTAQ। देखिए एम्स में कोड है GMTAQ, क्या है, गवर्नेंस अच्छी हो, मतलब चोरी चकारी ना हो, मैनेजमेंट अच्छी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, हर काम साफ सुथरा हो, अकाउंटेबिलिटी हो, मतलब जो गलती करे वो पकड़ा भी जाए, और क्वालिटी ऑफ वर्क इससे इम्प्रूव हुआ है, बिल्कुल इस लॉ के आने के बाद तो हुआ है, ठीक है। और सबका ताल्लुक क्या है, GMTAQ का प्रोक्योरमेंट से, चाहे गुड्स प्रोक्योर कर रहे हो या सर्विस प्रोक्योर कर रहे हो या वर्क प्रोक्योर कर रहे हो। वर्क से मतलब है कंस्ट्रक्शन वगैरह का वर्क, जो भी काम आप कर रहे हो। जैसे PIA कोई हवाई जहाज खरीदेगी तो इन सब चीज़ों को PIA का हेड देखेगा, समझ में आ गया। PNSC जो कोई जहाज खरीदेगी पानी का, उन सबको देखेगी, समझ में आ गया। यूनिवर्सिटी कोई कंस्ट्रक्शन कराएगी या किसी क्या नाम है फर्नीचर खरीदेगी, मिसाल के तौर पर एयर कंडीशन खरीदेगी, तो इन सब लॉस को देखना पड़ेगा। ये तो था इंट्रोडक्शन जो आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी वेबसाइट है www.ppra.org.pk। अगर क्या नाम है गवर्नमेंट के इदारों को कोई चीज़ चाहिए होती है तो इस वेबसाइट पे वो लिख देते हैं। जैसे मैं यूनिवर्सिटी का हेड हूँ तो मैं लिख दूंगा मुझे इतना फर्नीचर चाहिए और ये फर्नीचर चाहिए, डाल दूंगा इसके ऊपर,
ठीक है। फिर लोग इस वेबसाइट को देखेंगे और मुझसे कांटेक्ट करेंगे कि भाई हम आपको के लिए काम करना चाहते हैं। हमने कहा मुझे इसमें मैंने कहा मुझे 100 एसी चाहिए। तो बहुत सारे लोग एसी बेचने वाले, सैमसंग है मिसाल के तौर पे, ओरिएंट है, जो भी है, ये लोग मुझे अप्रोच करेंगे। तो जो अप्रोच करेंगे वो पूरा भर के देंगे फॉर्म, उसे कहते हैं बिड। बिड कहते हैं, जो मुझे अप्रोच करेंगे उसमें बताएंगे। जिसकी अच्छी बिड होगी, पैसे कम होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी, मैं उसको ओके कर दूंगा। ठीक है नहीं? तो समझ में आ गया? तो जो बिजनेसमैन है वो बिड देंगे। आप उसको बिड भी कह सकते हैं, ऑफर भी कह सकते हैं, टेंडर भी कह सकते हैं, कोटेशन भी कह सकते हैं। इसका मैंने कोट किया है BOTQ। समझ में आ गया? मतलब क्या, ये बिड ही है। ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा कि फिर ये मैं देखूंगा, मेरी एक टीम होगी पूरी, वो देखेगी जो अच्छी प्राइस दे रहे, सबसे कम प्राइस और क्वालिटी अच्छी होगी, हम उसको ओके कर देंगे। ठीक है। और फिर कभी ऑडिट हुआ हमारा तो हम बता देंगे कि भाई इसको क्यों, इससे क्यों खरीदा तुमने, अपने हायर से क्यों एसी खरीदे। तो हम ये हायर का रेट सैमसंग से और क्या नाम है ओरिएंट से कम था और क्वालिटी भी अच्छी है, इससे हमने इसको दिया। ये सबूत हम अपने पास डॉक्यूमेंट संभाल के रखेंगे, 5 साल तक रिकॉर्ड संभाल के रखना है। ठीक है ना? ऑडिट हो सकता है। ठीक है। और हम आप पर सबूत नहीं होगा, आपके पास रसीदें होनी चाहिए, नहीं होंगी तो आप फंस भी सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट के इदारे में हेड बनना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और समझ लीजिएगा, 2 चीज़ें होती हैं इसमें। एक पढ़ेंगे हम प्रोक्योरिंग एजेंसी और एक पढ़ेंगे हम कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर वो है जो हमें सर्विस देगा, और हम कौन है? इदारा। इदारा जैसे PIA कौन है? अगर मैं PIA का हेड हूँ तो PIA कहलाएगी प्रोक्योरिंग एजेंसी। ठीक है, प्रोक्योरिंग एजेंसी। अगर मैं यूनिवर्सिटी का हेड हूँ, गवर्नमेंट का इदारा है कि यूनिवर्सिटी है, तो मेरी यूनिवर्सिटी क्या कहलाएगी? प्रोक्योरिंग एजेंसी है। जो जो खिदमात ले रहा है वो प्रोक्योरिंग एजेंसी है, और जो दे रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है। ये मैंने आपको यही समझा दिया। देखिए, क्लियर है? ये मैंने लिखा, फेडरल यूनिवर्सिटी को कैसल बिल्डर जो है वो काम करके दे रहा है, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का कैंपस बना रहा है। तो फेडरल यूनिवर्सिटी कौन है? प्रोक्योरिंग एजेंसी। और कैसल कौन है? कॉन्ट्रैक्टर है। क्लियर हो गई बात ना? मजा आ गया? समझ में आ गई? बिडिंग क्या होती है? बिडिंग दो, तो आपको मालूम है बिडिंग का मतलब वही है जो मैं होता है BOTQ। जो आपने देंगे, मुझे 100 AC चाहिए, और जो लोग आपको रिप्लाई करेंगे वो बिडिंग है। वो नेशनल लेवल की भी हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल की भी हो सकती है। जैसे मोटरवे बना रहे थे तो कोरिया ने पाकिस्तान को मोटरवे बना के दिया। चाइना सीपेक का काम कर रहा है। ये नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, दोनों लेवल पे हो सकता है। ज़्यादा नेशनल लेवल पे होता है, और कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो इंटरनेशनल लेवल का होता है। ठीक है ना? जैसे अब ब्रिजेस बन रहे हैं, आपने देखा है कराची के अंदर, ये सब किए। तो ये लोकल लेवल पे भी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी है। मिसाल दी मैंने, इंटरनेशनल लेवल में हो सकता है चाइना, हो सकता है पाकिस्तान, हो चाइना हो सकता है, कोरिया हो सकता है, USA हो सकता है, जर्मनी, फ्रांस हो सकता है। इंडिया से तो ताल्लुकात हमारे ख़राब हैं, इंडिया भी हो सकता है वैसे। ठीक है। ईरान हो सकता है, UAE हो सकता है, इराक हो सकता है, जो भी हो सकता है। सही। सऊदी अरबिया हो सकता है, UK हो सकता है। अगर आपका बड़ा काम है और आपको ज़रूरत है एक्सपर्टीज़ की, तो कॉन्ट्रैक्टर बाहर का भी हो सकता है, गोरा। कॉम्पिटिटिव बिडिंग क्या होती है? कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है कि एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत जो होती है, बहुत सारे लोग हमें फॉर्म भर के देते हैं और बताते हैं कि हम आपके काम करेंगे। जैसे मैंने मिसाल दी कि फेडरल यूनिवर्सिटी प्रोक्योरिंग एजेंसी है, उसको AC चाहिए क्लासरूम्स के लिए। सलमान, शाहरुख, आमिर ने क्या किया? बिड भर के दी। तो अब हम की देखेंगे बिड में, कंपटीशन करेंगे कि किसकी बिड अच्छी है, जो क्वालिटी भी अच्छी हो, पैसे भी कम दे रहा हो, मांग रहा हो, कम मांग रहा हो, तो हम उसी को देंगे। कंपटीशन होगा, तो ये से कहलाते हैं कॉम्पिटिटिव बिडिंग। ठीक है। और इसमें इंटरनेशनल भी हो सकती है कि किसी गोरे ने अगर कम पैसे दिए हमें, मांग रहा है हमसे, पाकिस्तानी वाले ज़्यादा मांग रहे हैं, गोरा कहते कम में काम कर रहा है, तो हम गोरे को दे देंगे। ठीक है ना? करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस क्या है? करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस होती है कि मैं एक यूनिवर्सिटी का हेड हूँ, तो मैंने क्या किया, अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये कहा मैंने, मेरे का मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग बनवानी है यूनिवर्सिटी की 50 करोड़ की। अब जाहिर बात है सब ठेकेदार मेरे पीछे लग जाएंगे, हमें हमसे बनवा लो, हमसे बनवा लो, हमसे बनवा लो। मैं एक शर्त पे, मेरे जी, मेरे 1 करोड़ मेरे चुपके से अकाउंट में डाल दो,
रिश्वत दे दो तो मैं तुम लोगों को ये काम दे दूंगा। तो मैंने रिश्वत दे के काम दे दिया। तो ये करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है जो कि बिल्कुल मना है, इसकी सजा भी है। ठीक है। और इसमें ये भी हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी के हेड हैं, मिसाल मैं यूनिवर्सिटी का हेड हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ, लेकिन मैंने ऐड दिया। जब मैंने ऐड दिया तो उसमें जो मेरे ठेकेदार हैं, जो मेरे पास आए लोग काम करने वाले, वो आपस में पहले मिल गए। उन्होंने अपनी मीटिंग की और तय कर लिया कि ये आदमी जो है ना यूनिवर्सिटी का, ये है बेवकूफ़, ये हमारी बात मान जाएगा, हम जो है 1 करोड़ का काम 5 करोड़ में कहेंगे। अब शाहरुख ने मुझे बिड दी, सलमान ने बिड दी, आमिर ने बिड दी, सब ने 5-5 करोड़ की बिड बना के लिया है। अब जाहिर बात है काम था 3 करोड़ का, अब सबने 5 करोड़ की बिड बना दी। अब मैंने सलमान को काम दे दिया। मिसाल के तौर पे सलमान की बिड 5 करोड़ की थी, शाहरुख की बिड 6 करोड़ की थी, और आमिर की 7 करोड़ की बिड थी, तो सलमान की कम थी, मैंने उसको दे दिया। अब क्या होगा, ये आपस में मिल के बांट लेंगे और काम तो कर देंगे, क्योंकि 3 करोड़ का काम है, 2 करोड़ का जो इजाफा प्रॉफिट हुआ है वो ये आपस में बांट लेंगे। तो ये ऐसा भी होता है। समझ में आई बात या नहीं? यानी फिर सुने, इमरान फिर सुने, सलमान, शाहरुख और आमिर 3 है। सलमान ने 5 करोड़ की बिड भरी, आमिर ने 6 करोड़ की, और शाहरुख ने 7 करोड़ की। और ये तय हो गया कि इसके काम तो अब सलमान को ही मिलेगा, उनको मालूम है तीनों को। अब वो कहेंगे दोनों कि सलमान तुम्हें काम मिल रहा है, काम है 3 करोड़ का, ठीक है, तुम 3 करोड़ में काम करो, तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा, खुश। अब 2 करोड़ जो तुम्हें मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, वो मुझे और आमिर कहेगा और शाहरुख कहेगा हमें दे दो। सलमान खुश है, सलमान ने काम किया, प्रॉफिट कमा लिया। बस एक्चुअली काम तो यकीनन जो कॉस्ट आई होगी वो तो 2 करोड़ की आई होगी, सलमान का 1 करोड़ का प्रॉफिट है उसमें, सलमान तो खुशी से कमा लिया, और जो इजाफाई पैसे मिले वो आमिर और शाहरुख ने ले लिए। ठीक है ना, ये हो गया। तो ये चीजें अच्छी चीज नहीं है। यहाँ सॉलिसिटिंग का मतलब स्टूडेंट पूछ सकते हैं मुझसे, सॉलिसिटिंग का मतलब क्या है? सॉलिसिटिंग का मतलब होता है आस्क करना, यानी रिक्वेस्ट करना। ठीक है। तो अगर आप कोई वैल्यू की चीज़ मांग रहे हैं कि मिसाल के तौर पे मुझे इतने दे दो, मैं इतने मैं तुम्हारा ये काम करवा दूंगा, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं? इंक्लूसिव प्रैक्टिस का मतलब यह है कि वही मैंने जैसे बताया आपको कि ये सब मिलकर ये एक हो जाएं तमाम मेरे ठेकेदार, और जो मेरे तो नहीं, मतलब जो भी ठेकेदार हैं उन्होंने अखबार में या मेरी वेबसाइट पे ऐड देखा मेरा यूनिवर्सिटी का, और सब मिलकर, ये बड़े चालाक लोग होते हैं, ये आपस में मिले हुए होते हैं, और उन्होंने क्लूसिव माने मिलकर 3 करोड़ काम को क्या दिया, 5 करोड़ में होगा। एक ने 6 करोड़ का दिया, एक ने 7 करोड़ का दिया। मैंने 5 करोड़ वाले को अच्छा समझा, तो कि 5 करोड़ वाले ने भी खूब कमाया। ठीक है ना, ये हो गया। ये मैंने मिसाल दी, इसके नीचे देखें, आमिर सलमान में सेपरेट बिजनेसमैन है, लेकिन इन्होंने आपस में पहले से एक डील तय कर ली और मेरे सामने आए, अलग अलग आए, और मैं समझा कि यार ये आमिर अच्छा है, सॉरी सलमान, क्या नाम है इसका, सलमान अच्छा है, और आमिर और शाहरुख ज़्यादा लूट रहे हैं मुझे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 दफ़ा मैंने आमिर लिख दिया है, एक शाहरुख है, एक शाहरुख है। ठीक है। तो शाहरुख और सलमान और आमिर हैं तो अलग अलग बिजनेसमैन, लेकिन उन्होंने पहले से कंबाइन फैसला किया हुआ था मुझे बेवकूफ़ बनाने का।